दोस्तों हम जो अब स्टार्ट करने वाले हैं हमारे सेकंड मॉड्यूल के साथ, जिसका नाम है डेवलपिंग बेसिक लिस्टिंग स्किल्स। अब एक एक करके यहाँ पे हम चीजें कवर करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे पहला वाला जो मॉड्यूल, जो सबसे पहला मॉड्यूल है, उसकी जो पूरी कंप्लीट वन शॉट वीडियो हमारी जो प्रदीप गिरी अकेडमी, जो हमारा अपलोड की है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो और लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि दिन भर वन शॉट वीडियोस आए तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना, जिससे हमारे अंदर एक अलग सा मोटिवेशन आए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ये एक्टिव लिसनिंग है, ये गलती से एक्टिव लर्निंग यहाँ पे क्या टाइप हुआ है। अब एक करके यहाँ पे चीज हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहली चीज, एक्टिव लिसनिंग मतलब होता क्या है। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग मतलब सीधी सीधी भाषा में अगर मैं बात करूं, जब कभी भी कोई पर्सन, जब कभी भी कोई XYZ इंडिविजुअल जब कुछ कह रहा है और हम क्या कर रहे हैं, हम उसे बहुत ही ध्यान से जब सुनते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं, इसी चीज को हम लोग एक्टिव लिसनिंग बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फिलहाल मैं आपको मॉड्यूल पढ़ा रहा हूं, एक नेक्स्ट मॉड्यूल आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, अब यहां पर मैं बोल रहा हूं, सही बात है, और आप क्या कर रहे हो, आप बहुत ही ध्यान से सुन रहे हो और सुनने के बाद जो चीजें मैं कह रहा हूं उसे समझने की कोशिश करते हो, उसी एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव लिसनिंग क्या बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैं बात करूं तो अब हमें अलग अलग टाइप दिया है। अब जब हम सुनते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस, हम अलग अलग तरीके से चीजों को क्या कहते हैं, नोट करते हैं। सबसे पहली चीज, लिसनिंग फॉर डिटेल्स। अब लिसनिंग फॉर डिटेल्स मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि अब ये मेरा लेक्चर है, अब आप एक क्या हो, एक लिसनर हो, अब आप क्या कर रहे हो, अब आप मेरी बातें सुन रहे हो, लेकिन जब आप मेरी बातें सुन रहे हो, आप मेरी सारी बातें नहीं सुन रहे हो। आप क्या करो, जितने भी वर्ड्स मैं कह रहा हूं, जितने भी फ्रेजेस मैं कह रहा हूं, जितने भी सेंटेंसेस मैं कह रहा हूं, उन सभी को क्या कर रहे हो, एक एक चीज को बहुत ध्यान से सुन रहे हो और ध्यान से सुनने के बाद उसको क्या समझने की कोशिश करते हो। इस एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिसनिंग फॉर डिटेल्स। क्या बोला गया, लिसनिंग फॉर डिटेल्स मींस फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू अंडरस्टैंड द मैसेज एंड इट्स डीपर मीनिंग। समझ में आ गया। जब कभी भी हम क्या करते हैं, हम जो स्पीकर होता है उसके क्या करते हैं, स्पेसिफिक वर्ड्स को, स्पेसिफिक फ्रेजेस को, या फिर स्पेसिफिक सेंटेंसेस को, या सीधी सीधी बात करूं स्पेसिफिक कुछ बातों को हम क्या करते हैं, हम बहुत ही ध्यान से सुनते हैं और सुनने के बाद उसे के पीछे की एक डीपर मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं, तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लिसनिंग फॉर डिटेल्स क्या बोलते हैं। अब इसमें हमें क्या बहुत ही एक्टिवली अटेंशन देना पड़ता है। साथ ही साथ कभी जब कोई इंस्ट्रक्शंस दिया जाए, जब प्रेजेंटेशन दिया जाता है, जब ऑफिशियल टॉक्स होते हैं, ठीक है, जब हमें कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है, तो हम इस तरह की लिसनिंग स्किल का क्या यूज क्या करते हैं। तो लिसनिंग फॉर जिस्ट, जिस्ट का मतलब क्या होता है, एक बहुत बड़ी चीज दे रहेगी, जब उसको हम लोग शॉर्ट करते हैं, ठीक है, उसमें से कुछ ही चीजों की हम लोग लिस्ट बनाते हैं, तो उसको हम लोग जिस्ट बोलते हैं। लिसनिंग फॉर जिस्ट का भी मतलब ये है। अब स्पीकर क्या कर रहा है, स्पीकर बहुत सारी चीजें बोलता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सारी बातों पर ध्यान नहीं देते, उसमें से जो कीवर्ड्स है, जो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज है, उन्हीं पे ध्यान देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लिसनिंग फॉर जिस्ट। देखो क्या बोला गया है, लिसनिंग फॉर जिस्ट मींस अंडरस्टैंडिंग द मेन आइडिया और जनरल इंफॉर्मेशन विदाउट फोकसिंग ऑन डिटेल्स। जहां पर हम क्या करते हैं, हम स्पीकर को सुनते हैं, लेकिन स्पीकर की सारी बातों को ध्यान देते हैं क्या, नहीं, सिर्फ हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्पीकर कहना क्या चाहता है, उसका थीम क्या है, उसका क्या बोल सकते हैं हम लोग, गोल क्या है कहने का। जब इसको हम सिर्फ समझने के लिए क्या सुनते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिसनिंग फॉर जस्ट क्या बोलते हैं। अब लिसनिंग फॉर इंटरफेरेंस क्या बोलते हैं। लिसनिंग फॉर इंटरफेरेंस मतलब अगर मैं सीधी सीधी बात करूं, जब कभी भी हम क्या करते हैं, हम जो स्पीकर होता है वो क्या कहना चाहता है ये समझने की कोशिश करते हैं, साथ ही साथ और उसके कहने के पीछे उसकी क्या फीलिंग्स है, उसके क्या इमोशंस है, इस तरह की लिसनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, लिसनिंग फॉर इंटरफेरेंस बोलते हैं। समझ में आ गया। जब कभी भी हम सुनने की कोशिश करते हैं, क्या उसके जो वो कह रहा है उसके पीछे का मैसेज क्या है, उसके पीछे का बोलने का उसका पर्पस क्या है, उसको बोलते टाइम उसकी फीलिंग क्या है, इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिसनिंग फॉर इंटरफेरेंस क्या बोलते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब गुड लिसनर किसको कहा जाता है, या फिर गुड लिसनिंग किसको कहा जाती है, वो हम समझेंगे। अगर हमें गुड लिसनर बनना है, तो जब कभी भी स्पीकर बोलता है तो उसे हमें बीच में टोकना नहीं चाहिए, सबसे पहला पॉइंट आएगा। टू बी अ गुड लिसनर डोंट इंटरप्ट द स्पीकर। फिर क्या बोला है कि हमेशा जब स्पीकर बोलता रहता है तो हमें उसकी बातों पे ध्यान देना चाहिए और उसके टुवर्ड्स का अटेंशन हमें क्या पे करना चाहिए। तो वही बोला है, फोकस ऑन द मैसेज एंड मेक एन एफर्ट टू पे अटेंशन। अब तीसरी चीज क्या है, जब कभी भी सामने वाला बंदा बात कर रहा है और आप उसे सुन रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं उसे दर्शाओ कि आप क्या कर रहे हो, आप उसे बहुत ध्यान से सुन रहे हो। अब कैसे दर्शाओगे, हेड नॉड करके या फिर बॉडी के कोई और जेस्चर यूज करके, ठीक है, तो जिससे सामने वाले को लगेगा कि आप क्या कर रहे हो, आप उसकी बातें सुनने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो। तो वही बोला, शो यू आर लिसनिंग बाय नॉडिंग योर हेड और बाय यूजिंग अदर जेस्चर।
कीप एन ओपन माइंड, नॉट लेटिंग द स्पीकर अपीयरेंस, स्टेटस और मैनरिज्म अफेक्ट योर अंडरस्टैंडिंग। और हमेशा क्या, हमें ओपन माइंड रहना चाहिए। हमें कभी भी किसी भी इंसान को क्या उसके वेशभूषा से या फिर उसके कपड़ों से हमें जज नहीं करना चाहिए, या फिर उसका मैनर से हमें जज नहीं करना चाहिए। और कभी भी जब हम किसी को सुन रहे हैं तो बीइंग अ गुड लिसनर हमारी ड्यूटी ये बनती है कि हम उसके अपीयरेंस के या फिर उसके मैनर से हम उसे जज ना करें। हम वो बंदा क्या कह रहा है, वो बंदा कहना क्या चाहता है, वो क्या इंफॉर्मेशन देना चाहता है, उस पर हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें, क्या बोला है, पे अटेंशन टू दिस स्पीकर्स फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज एज दे हेल्प टू अंडरस्टैंड द मैसेज बेटर। अब जब कभी भी हम क्या करें, किसी स्पीकर को सुन रहे, तो सुनते टाइम हमें क्या करना चाहिए कि सामने वाला बंदा कहना क्या चाहता है वो अच्छी तरीके से समझने के लिए उसके फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है, उसके जो टोन क्या है, उसका पिच किस तरीके से, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, इस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए, जिससे हमें जो स्पीकर मैसेज देना चाहता है वो समझने में थोड़ी क्या आसानी होती है। फिर क्या, द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग क्या होता है। अब लिसनिंग, जैसे हमने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन देखा था कि एक कम्युनिकेशन अक्कर होने के लिए हमें क्या क्या स्टेजेस होते हैं, वैसे ही एक प्रोसेस सुनने के लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला स्टेज आता है सिलेक्शन स्टेज या फिर सेंसिंग स्टेज। ठीक है, अब हमारे एनवायरमेंट में बहुत सारी चीजें चलती है, ठीक है, बहुत सारी चीजें क्या होती है, अक्कर होती है। अब उसमें से हमें डिसाइड करना रहता है कि हम क्या करते हैं, हमें क्या चीजें सुननी है, हमें किस पे अटेंशन देना चाहिए। उस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेक्शन स्टेज बोलते हैं। द लिसनर चूजेस व्हाट सीम्स इंपॉर्टेंट फॉर मेनी थिंग्स हैपनिंग अराउंड एंड फोकसेस ऑन दैट मैसेज। सही बात है, एक एनवायरमेंट है, उसमें कई सारे लोग कई सारी बातें कर रहे हैं, अब उनमें से हमें सिलेक्ट करना है हमें किन की बात सुननी है और किन की नहीं सुननी है। ये हमारा पहला स्टेज होता है जिसको हम लोग सिलेक्शन स्टेज बोलते हैं या फिर सेंसिंग स्टेज बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, इंटरप्रेटिंग स्टेज। इंटरप्रेटिंग स्टेज मतलब क्या होता है, स्पीकर क्या कर रहा है, स्पीकर बात कर रहा है, ठीक है, बोल रहा है, अब आप क्या करोगे, उसको डिकोड करने की कोशिश करोगे। डिकोड करना मतलब आप क्या करोगे, जो स्पीकर बोल रहा है उसे समझने की कोशिश करोगे। और इस स्टेज पे अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, बहुत सारे बोलते हैं ना कि रुकाव होते हैं, ठीक है, अड़चने होती है जो आपको और स्पीकर को क्या अलग अलग करती है। जैसे लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकता है, इमोशनल इश्यू हो सकता है, एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन मतलब आजू बाजू बहुत शोर गुल्ला हो सकता है, ठीक है। तो दूसरे स्टेज में आपको ये बैरियर्स फेस करने के लिए मिल सकता है। अब इवैल्यूएटिंग स्टेज, अब इवैल्यूएटिंग स्टेज मतलब क्या हो गया, अब पहले स्टेज में आपने डिसाइड किया कि आपको किससे सुनना है, किसकी बात सुननी है। दूसरे स्टेज में सामने वाला बंदा क्या कहना चाहता है आप उसको समझने की कोशिश कर दो। तीसरा स्टेज आता है आपका इवैल्यूएटिंग। इवैल्यूएटिंग मतलब चेक करना। अब सामने वाला स्पीकर बोल रहा है, अब जरूरी नहीं ना कि सामने वाला जो स्पीकर बोल रहा है हमेशा सही बोले या फिर हमेशा गलत ही बोले। तो हमें अब इस स्टेज में हम क्या चेक करते हैं कि सामने वाला जो बंदा है वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, कि चीजें फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है। इस तीसरे स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इवैल्यूएटिंग स्टेज क्या बोलते हैं। और उसी के बेसिस पे हम क्या कहते हैं, हमारा जो अगला स्टेज होता है उस पे हमारा रिप्लाई यानी फीडबैक होता है। तो ये हमारा क्या होता है, रिस्पॉन्डिंग स्टेज। अब हम क्या करते हैं, अब हम सारे स्पीकर की सारी बातें सुन लेते हैं, सुनने के बाद उसको इवैल्यूएट भी कर लेते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। फिर उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम स्पीकर को हमारा रिप्लाई देते हैं, ठीक है। रिप्लाई कुछ भी हो सकता है, वो फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल भी हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्डिंग स्टेज क्या बोलते हैं। और जो हमारा पांचवा स्टेज आता है उसको हम लोग मेमोरी स्टेज बोलते हैं। मेमोरी स्टेज एक फाइनल स्टेज होता है जहां पर एक जो इफेक्टिव लिसनर होता है, जो भी बात हुई रहेगी, जो भी स्पीकर ने कहा होगा, उस सभी को अपने दिमाग में क्या बैठा लेता है, ठीक है। Listener remembers the message, though most people can only retain 10 to 25% of what is said, no matter how good the speaker is. और जो अच्छे लिसनर होता है उसको पूरी बातें याद रहती है, लेकिन जो एक एवरेज लिसनर होता है उसको सिर्फ बातें के सिर्फ 10 से 25% के ही बातें क्या याद रहती है। इतना क्लियर हो गया। सिलेक्शन स्टेज मतलब क्या होता है, जहां पर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें किसे सुनना है। दूसरा स्टेज क्या होता है, इंटरप्रेटिंग स्टेज, जहां पर हम लिसनर जो स्पीकर होता है वो क्या कहना चाहता है उसके मैसेज को समझने की कोशिश करते हैं। तीसरा क्या था, इवैल्यूएटिंग स्टेज, जहां पर जो सामने वाला बंदा जो चीज कह रहा है वो सही है कि गलत है उसको हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। फिर चौथा क्या होता है, रिस्पॉन्डिंग स्टेज, मतलब जहां पर जो बंदे ने कहा है उसके बेसिस पे हम जो रिप्लाई देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्डिंग स्टेज। और पांचवा होता है मेमोरी स्टेज, जहां पर एक गुड लिसनर को क्या अपनी कही सुनी हुई बातें सारी क्या याद रहती है। फिर आता है एडवांटेजेस ऑफ लिसनिंग। अब लिसनिंग के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं।
सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, इट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द बैरियर्स बिटवीन पीपल्स। ठीक है, दो लोग हैं, दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, दो लोगों के बीच में क्या है, दिक्कतें आ रही है, तो जब एक दूसरे से वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे की बातें सुनेंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके बीच की अड़चन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, इट अलाउज बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स। जब क्या करोगे, जब आप मेरी बात सुनोगे और मैं आपकी बात सुनूंगा, तो हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो यही चीज बोली गई है। इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ सेंडिंग रॉन्ग प्रोडक्ट्स, प्रिवेंटिंग पोटेंशियल लॉसेस। सही बात है। और जब हम क्या करेंगे, हम जब एक दूसरे को समझेंगे, तो आपको क्या जरूरत है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये मुझे समझ में आएगी, तो मैं आपको सही चीज दे पाऊंगा। अगर मैं आपको समझ ही नहीं पाऊंगा कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है, तो मैं आपको गलत चीज दे दूंगा, तो कहीं ना कहीं आपके और मेरे बीच में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट आएगा कि नहीं कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो यही चीज है। इट हेल्प्स टू अवॉइड मिसकम्युनिकेशन अबाउट गोल्स एंड प्रायोरिटी। सही बात है। जब टीम में हम काम करते हैं, जब हम हमारे टीम लीडर को समझेंगे, टीम लीडर की बात सुनेंगे, हमारे जो टीम मेट्स होंगे उनकी बात सुनेंगे, तो सही कहीं ना कहीं हमें समझ में आएगा कि हमारी टीम की गोल क्या और प्रायोरिटीज क्या है। तो समझ में आ गया। साथ ही साथ इट सेव्स वैल्यूएबल टाइम बिकॉज देयर इज नो नीड फॉर रिपीटेशन। और जब हम किसी भी बात को बहुत अच्छे से सुनते हैं, उसको नोट कर लेते हैं, तो हमें बार बार जाके किसी से पूछना पड़ता है नहीं, जिससे क्या टाइम भी बचता है और काम भी बहुत एफिशिएंटली, मतलब बहुत अच्छे तरीके से होता है। फिर हमें, हम लिस्ट सुनते क्यों है, हम किसी को भी हमें सुनना क्यों चाहिए। सबसे पहली चीज, इंफॉर्मेशन क्या ऑब्टेन करने, किसी भी चीज को लेकर हमें कोई जानकारी चाहिए, तो इसके लिए हमें किसी इंसान को सुनना पड़ता है। दूसरा क्या, सॉल्व प्रॉब्लम्स। जब कभी भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो हम जाके किसी से भी पर्टिकुलरली बात करेंगे, तो हमारी सॉल्व प्रॉब्लम का क्या निकल सकता है, सोल्यूशन निकल सकता है। फिर तीसरी चीज क्या थी, शेयर एक्सपीरियंस। हम हमारे जूनियर से क्या करना चाहते हैं, हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहते हैं, जिनसे उनको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिले। उसके लिए हम क्या करते हैं, सुनते हैं। परसुएड डिसुएड, परसुएड मतलब किसी को अपनी बातों में मनाना, और डिसुएड मतलब किसी को अपनी बात से क्या इनकार करवाना। इसको हम लोग क्या परसुएड डिसुएड बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड, पुअर लिसनिंग की वजह से क्या होता है, ये एक बार आप रीड कर लेना, आपकी चीजें हो जाएंगी। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिसनिंग। अब क्या लिसनिंग हम करते क्यों है, क्यों जरूरी है, नेचर क्या लिसनिंग का, वो देखेंगे। गेन्स नॉलेज, जब हम किसी से बात करते हैं, ठीक है, जब हम किसी को सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हमें इनटेक करने के लिए मिलता है। फिर एम्पैथिक लिसनिंग, जब कभी भी दो लोग बात करते, एक दूसरे को सुनते, जब दो लोग एक दूसरे को सुनते, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनता है। इंप्रूव्स कोऑपरेशन, जब आप मेरी बात सुनोगे और मैं आपकी बात सुनूंगा, तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को समझेंगे, तो हम एक दूसरे को क्या कॉपरेट करने की कोशिश करेंगे। चौथी चीज क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, जब हम दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई और हम क्या करें, हम एक दूसरे को सुन रहे कि आपका परसेप्शन क्या था उस चीज को लेकर और मेरा परसेप्शन क्या था इस चीज को लेकर, तो हम दोनों एक दूसरे को सुनेंगे, जब तो हम एक दूसरे की जो दिक्कत है उनको बैठ के आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ या ना। डू नॉट डोमिनेट। ठीक है, एक जो गुड लिसनर होता है, कभी भी जो एक स्पीकर होता है उसकी बातों को डोमिनेट नहीं करता, या फिर उसको इंटरप्ट नहीं करता, या फिर कोई डिस्कशन चलता है तो वो क्या करता है, वो सबको सुनता है फिर अपनी राय देता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वही बोलता जाता है। समझ में आई गुड लिसनर की ये है कैरेक्टरिस्टिक। प्रोवाइड फीडबैक, हमेशा जो गुड लिसनर होता है, जब कन्वर्सेशन खत्म हो जाता है, तो उसके बाद उसका रिप्लाई वो क्या देता है, उसका फीडबैक क्या था, उसको क्या लगी चीजें, इस चीजों के बारे में क्या वो बताता है। ठीक है, फिर आता है टाइप्स ऑफ लिसनिंग। पहला आता है इंफॉर्मेटिव लिसनिंग। जब कभी भी हम क्या करते हैं, हम किसी भी इंसान को सुनते हैं या फिर किसी भी चीज को सुनते हैं, क्या किस चीज के लिए, कोई इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, तो उस तरह की लिसनिंग को हम लोग इंफॉर्मेटिव लिसनिंग बोलते हैं। फिर अटेंटिव लिसनिंग मतलब क्या होता है, जब हमें क्या करना, हम किसी भी चीज को क्या सुन रहे, क्या उसको याद करने के लिए, उसको समझने के लिए, तो उसको हम लोग अटेंटिव लिसनिंग बोलते हैं। जैसे आप मेरे लेक्चर को सुन रहे हो, तो किस लिए सुन रहे हो, ताकि आपको चीजें याद रहे, आप चीजें समझ पाओ, तो आपकी इस लिसनिंग को हम लोग अटेंटिव लिसनिंग बोलेंगे। अप्रिशिएटिव लिसनिंग का मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम किसी भी चीज को सुनते हैं क्या करने के लिए, इंजॉयमेंट पर्पस के लिए, या फिर खुश रहने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रिशिएटिव लिसनिंग क्या बोलते हैं। फिर क्या आता है क्रिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम किसी भी चीज को सुन रहे हैं, किस लिए सुन रहे हैं, ताकि हम उसे इवैल्यूएट कर पाए कि वो चीज सही है कि गलत है, या फिर कोई चैलेंज है तो उसको सॉल्व कर पाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल लिसनिंग बोलते हैं। फिर सिलेक्टिव लिसनिंग क्या होता है, क्रिएटिव लिसनिंग क्या होता है, सॉरी सिलेक्टिव लिसनिंग क्या होता है, जब कभी भी जो इस लिसनर होता है, जब उसके सराउंडिंग में बहुत सारी बातें होती है, लेकिन वो सारी बातों को सुनता है क्या, नहीं, उनमें से कुछ सिलेक्टिव पार्ट को ही या फिर सिलेक्टिव पॉइंट को ही सुनता है। क्यों, क्योंकि वही उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है और बाकी सारी चीजों को इग्नोर मारता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव लिसनिंग क्या बोलते हैं। क्लियर हो गया। फिर आता है हमारा क्या, एम्पैथेटिक लिसनिंग। एम्पैथेटिक लिसनिंग मतलब क्या हो गया, जब कभी भी हम क्या कर रहे हैं, हम किसी से बात कर रहे हैं,
ठीक है। और बात करते टाइम सामने वाला पर्सन बोल रहा है और हम सुन रहे, क्यों सुन रहे, ताकि हम उसके फीलिंग्स, उसके इमोशंस क्या, उसका दर्द क्या, उसको समझ सके। तो उसको हम लोग एम्पैथेटिक लिसनिंग बोलते हैं। आपका दोस्त होता है ना, कभी जिंदगी में कोई छोड़ के जाता है, कोई छोड़ के जाती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उसके दुख दर्द को सुनते हैं ताकि उसके पर क्या बीत रही उसको समझ सके। तो उस तरीके लिसनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पैथेटिक लिसनिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर ये आपको क्या करना है, रीड मारना है, बाकी और कुछ करना नहीं है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट मॉड्यूल से, जिसका नाम है एथिकल एंड मैनेजरल स्किल फॉर इंजीनियर्स। अब इसके बारे में हम लोग चीजें क्या समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो टॉपिक दिया वो हमें टीम बिल्डिंग वाला दिया है। तो टीम बिल्डिंग मतलब होता क्या है, ठीक है, उसका मीनिंग थोड़ा सा समझ लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टीम बिल्डिंग मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम क्या करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर टास्क या फिर कोई पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, जब अलग अलग इंडिविजुअल्स को एक साथ लेकर आते हैं ताकि हम जो डिसाइड किया हुआ जो गोल है या फिर जो टास्क है उसको अचीव कर सके। इसी एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, टीम बिल्डिंग बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि हम क्या कर रहे हैं, हमें फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन क्या स्टूडेंट्स का कंडक्ट क्या करवाना है, ठीक है, उसके लिए उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बीट ट्रिपल ई की टीचर्स को बुलाऊंगा, एक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की टीचर्स को बुलाऊंगा, एक पीसीई की टीचर्स को बुलाऊंगा, ठीक है, एक फिर उसकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के टीचर्स को बुलाऊंगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, ये अलग अलग इंडिविजुअल्स है, सही बात है, उन सभी को क्या लेकर आ रहा हूँ मैं, एक साथ लेकर आ रहा हूँ, उनका क्या बना रहा हूँ, एक ग्रुप बना रहा हूँ, ठीक है, एक ग्रुप बना रहा हूँ ताकि हम क्या कर सके, जो हमारा गोल है क्या, फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन है स्टूडेंट्स का बहुत अच्छे से हम क्या प्रिपेयर करवा सके, ठीक है। तो इसी एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, टीम बिल्डिंग बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, टीम बिल्डिंग। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा टीम बिल्डिंग मतलब क्या होता है। जब कभी भी हम क्या करते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल्स को एक साथ लेकर आते हैं, उनका एक ग्रुप फॉर्म करते हैं ताकि हम क्या कर सकते हैं, मिलजुल कर एक पर्टिकुलर जो टास्क है या फिर जो गोल हमने डिसाइड किया उसे अचीव कर सके। उसी एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, टीम बिल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर टीम बिल्डिंग के 5 स्टेजेस होते हैं, ठीक है, एक फॉर्मिंग होता है, एक स्टॉर्मिंग होता है, एक नॉर्मिंग होता है, एक परफॉर्मिंग होता है और एक एडजर्नमेंट होता है। फॉर्मिंग मतलब क्या होता है, फॉर्मिंग अगर मैं बात करूं तो टीम बिल्डिंग का सबसे पहला स्टेप होता है जहां पर जो मेंबर्स होते हैं, टीम के जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे को जानने पहचानने लगते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से कैसे रिलेट कर सकते हैं उसके बारे में वो समझते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, ये सभी को पहचानते हैं। इसी पहले स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग। फॉर्मिंग क्या है, पहला स्टेज है जहां पे जो टीम मेंबर्स एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, किस एक दूसरे से घुलने मिलने की कोशिश करते हैं, साथ ही साथ क्या अपॉर्चुनिटीज और क्या थ्रेट्स है, क्या चैलेंजेस है उसके बारे में उनको आइडिया मिलता है। फिर क्या आता है, स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा स्टेज होता है जहां पे जो टीम मेंबर्स होते हैं, टीम मेंबर्स में आपस में बनती नहीं है, वो एक दूसरे के डिसीजन को लेकर क्या होते हैं, अगेंस्ट में होते हैं, ठीक है, उन सभी की जो राय होती है एक दूसरे से मिलती नहीं है, ठीक है। तो इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉर्मिंग स्टेज बोलते हैं। फिर क्या आता है, नॉर्मिंग स्टेज। नॉर्मिंग स्टेज मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं अब सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, अभी हमने देखा कि पहले में क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। दूसरे स्टेज में क्या होता है, दूसरे स्टेज में उन सभी के बीच में क्या एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है, डिसएग्रीमेंट होता है, डिसअप्रूवल होता है। तीसरे स्टेज में ये सभी डिसएग्रीमेंट डिसअप्रूवल पे वो काम करना क्या शुरू करते हैं और एक दूसरे से एक अच्छा रिलेशन बनाने की क्या कोशिश करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मिंग बोलते हैं। फिर चौथा क्या आता है, परफॉर्मिंग, जहां पे उन सभी क्या होता है, मैच्योर हो जाते हैं कि भाई अगर ये यहाँ पे थोड़ा सा 19-20 हो रहा है तो मुझे यहाँ पे एडजस्ट कर लेना चाहिए, मतलब थोड़ा मेच्योर होने की कोशिश करते हैं। समझ में आ गया। और जो उनका जो पर्टिकुलर गोल होता है या फिर जो पर्टिकुलर टास्क होता है उसे अचीव करने के लिए वो काम करना यानी परफॉर्म करना शुरू करते हैं। और फिर एडजर्निंग मतलब क्या होता है, क्या वो गोल के लिए काम करे, टास्क को परफॉर्म करे, जब वो टास्क क्या होता है अचीव हो जाता है फिर ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं क्या वो अलग अलग हो जाते हैं। तो इसी चीज को हम लोग क्या एडजर्निंग बोलते हैं। समझ में आ गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा गोल है कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स का है, उसके लिए प्रिपेयर करना है, मैं अलग अलग टीचर्स को बुला रहा हूँ, सही बात है। अब अलग अलग टीचर्स को बुलाया तो पहला स्टेज क्या होता है, फॉर्मिंग होता है, जहां पे अलग अलग टीचर्स सब आएंगे एक दूसरे को जानेंगे, ठीक है। जाने का तो अब हो सकता है कि ये दोनों का एक दूसरे के ख्यालात मिलते जुलते हो, ये दोनों के भी मिलते हैं, लेकिन ये दोनों के इन दोनों से नहीं मिलते और जुलते, और ये दोनों के इन दोनों से मिलते ना जुलते हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉर्मिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टॉर्मिंग। फिर क्या होता है, थर्ड स्टेज क्या आता है, नॉर्मिंग आता है। अब नॉर्मिंग में क्या हो जाता है, नॉर्मिंग में 2 मिनट, हाँ हाँ, तीसरा स्टेज क्या आता है, नॉर्मिंग आता है। नॉर्मिंग में ये क्या करते हैं, नॉर्मिंग में ये एक दूसरे से क्या एक अच्छा खासा क्लोज रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं, जहां पर ये सोचता है तो वहां पे 19-20 है, मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इसको हम लोग नॉर्मिंग बोलेंगे। फिर ये मिलजुल कर क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प से
ये कोई जो जो टास्क है उसको क्या अचीव करने के लिए अपना एक्टिविटी क्या परफॉर्म करना क्या शुरू करते हैं। अब एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद अब फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जामिनेशन खत्म हो गई, तो ये अब और एक साथ रहेंगे क्या, नहीं, अब ये सब क्या हो जाएंगे, वापस अलग अलग हो जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजर्निंग बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से एडजर्निंग आपको क्लियर हो गया होगा, स्टेजेस क्लियर है, ठीक है। फिर आता है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग मतलब क्या होता है, गोल सेटिंग मतलब जब कभी भी हम क्या करते हैं, ग्रुप्स को बुलाते हैं, ठीक है, अलग अलग इंडिविजुअल्स को क्या एक साथ लेकर आते हैं और हमें क्या करते हैं, हम उनको एक पर्टिकुलर गोल दे देते हैं, एक पर्टिकुलर एम दे देते हैं कि इससे हमें क्या अचीव करना है। उसी चीज को हम लोग क्या गोल सेटिंग क्या बोलते हैं। अब गोल सेटिंग जहां पर एम्प्लॉयज को क्लियर इंफॉर्मेशन दे दी जाती है कि ये पर्टिकुलर जो काम है हमें इतने दिन में खत्म करना है, हमारे पास ये रिसोर्सेज है, हमें ये टेक्नोलॉजी यूज करनी है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, गोल सेटिंग क्या बोलते हैं, जो कहीं ना कहीं उनको उनके टास्क को क्या हेल्प करने में क्या सॉरी अचीव करने में क्या हेल्प करते हैं। बेनिफिट्स क्या होते हैं गोल सेटिंग की, सबसे पहला क्या आता है, बेटर परफॉर्मेंस। जब गोल्स एम्प्लॉयज को क्लियरली पता रहेंगे तो उनको पता रहेगा कि भाई कौन सा टाइम हमें कितने टाइम में कितना काम करना चाहिए, कौन सा बंदा कौन सा काम करेगा तो काम बहुत अच्छे से होगा, तो परफॉर्मेंस और अच्छे से जाएगी। फिर दूसरा आता है लर्निंग एंड ग्रोथ। अब उनको पता है कि हमारा गोल क्या है, अब गोल उनको पता है तो उनको पता ये रहेगा कि ये गोल को अचीव करने के लिए हमें ये स्किल चाहिए, हमें ये एक्टिविटी क्या परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो वो क्या करेंगे, अगर उनके पास वो स्किल होगा तो उसका यूज करेंगे, अगर नहीं होगा तो वो नई स्किल क्या लर्न करने की कोशिश करेंगे, ऐसे स्किल जो उनको गोल करने में गोल को अचीव करने में क्या हेल्प करेगा। फिर तीसरा क्या आता है, मोटिवेशन। कहीं ना कहीं जैसे जैसे वो गोल अपने एम या फिर गोल्स के नजदीक होंगे तो उनके अंदर क्या एक मोटिवेशन आएगा कि भाई अब गोल्स को हम अचीव करने वाले, तो वही बोला गया। फिर चौथा क्या होता है, एंगेजमेंट, ठीक है। कहीं ना कहीं जब गोल सेटिंग क्या किया जाता है, जब गोल दे दिया जाता है तो सारे जो टीम मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से मिलना जुलना चालू करते हैं, एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते, एक दूसरे को कॉपरेट करना शुरू कर देते, कहीं तो एक दूसरे से क्या एंगेज होना शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब। फिर क्या आता है, पांचवा आता है टाइम मैनेजमेंट। जब उनको गोल क्लियर है, जब उनको पता है कि इंपॉर्टेंट टास्क कौन से हैं, ठीक है, तो वो क्या सॉरी टास्क कौन से हैं, तो वो उनके पास जो भी टाइम होता है उस टाइम में वो डिसाइड करते हैं कि भैया कौन सा इंपॉर्टेंट टास्क है जिसको पहले करना चाहिए और कौन सा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जिसको हम लोग अवॉइड भी कर सकते हैं, वो उनको क्लियर हो जाता है। क्लियर हो गया तो उस हिसाब से वो क्या टाइम मैनेज क्या कर पाते हैं। फिर क्या आता है, एथिकल कंसिडरेशन फॉर प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। अब यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लोग क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो, इस ऑर्गेनाइजेशन में सुख शांति बनी रहे, हम हमारे गोल्स को अचीव कर पाए, तो बीइंग एन एम्प्लॉयर, ठीक है, बीइंग अ टीम लीडर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप हर एक बंदे को क्या फेयरली ट्रीट करो। फेयरली ट्रीट मतलब क्या हो गया, एक जैसा ट्रीट करो। ऐसा नहीं कि ये वाले बंदे को आप बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, ये वाले बंदे को उतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, ये वाले बंदे को क्या आप पूछ ही नहीं रहे हो। अगर आप ऐसे एक्टिविटीज करो तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, टीम में क्या फूट आना चालू हो जाएगी और आप कभी भी आगे, आपकी जो टीम होगी वो कभी भी आगे बढ़ पाएगी क्या, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। समझ में आ गया। तो इसलिए हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि हम जितने भी हमारे टीम में मेंबर्स हो या फिर हमारे आजू बाजू जितने भी मेंबर्स हो उन्हें हमें फेयरली ट्रीट करना है, हॉनेस्टी के साथ ट्रीट करना है। उनको उनके रिलीजन, रेस या फिर सेक्स के बेसिस पे हमें उन्हें ट्रीट करना नहीं है। फिर क्या आता है, डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज एंड एथिक्स। वैल्यूज मतलब क्या होता है, वैल्यूज मतलब एक इंसान होता है, ठीक है, हर एक इंसान की अलग अलग चीज होती है, ठीक है। एक इंसान होता है जिसका मानना ये रहता है कि ये पर्टिकुलर चीज सही है और वो पर्टिकुलर चीज गलत है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं हूं, ठीक है, मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, अब लेक्चर में पढ़ाते पढ़ाते मुझे प्यास लग रही है, तो एक टीचर ऐसा होगा जिसकी वैल्यू ये कहती होगी कि लेक्चर में पढ़ाते पढ़ाते टाइम बच्चों के सामने पानी नहीं पीना चाहिए। तो उसकी वैल्यू ये है कि पानी लेक्चर के टाइम पढ़ाते पढ़ाते बीच में पानी पियेंगे तो ये चीज क्या होती है, गलत होती है। समझ में आ गया। वहीं एक टीचर है जिसका क्या, जो ये मानता है ठीक है अगर प्यास लग जाती तो पानी पी लेना चाहिए, तो उसके हिसाब से ये एक्टिविटी सही है। समझ में आ गया। तो वैल्यूज मतलब क्या होता है, एक पर्सनल बिलीफ होता है एक इंडिविजुअल का कि उसको क्या लगता है कि चीजें सही है कि गलत है, तो उसको हम लोग वैल्यूज बोलते हैं। एथिक्स क्या होते हैं, रूल्स होते हैं या फिर प्रिंसिपल्स होते हैं जहां पर एक पर्टिकुलर इंसान को क्या बताया जाता है कि कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी है तो उसे हमें किस तरीके से करना चाहिए, अगर कोई आपका पर्टिकुलर बिहेवियर है तो वो सही है कि गलत है, ये उनको बताया जाता है, तो उसको हम लोग एथिक्स बोलते हैं। फिर एथिकल प्रिंसिपल क्या होता है, एथिकल प्रिंसिपल अगर मैं बात करूं हर एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं या फिर कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस होते हैं, ठीक है। जैसे टाइम कितने बजे आना है, काम कैसे करना है, ठीक है, छुट्टी कितने दिन माननी है, कितने दिन नहीं माननी है, ठीक है। फिर उसका लंच कौन से टाइम पे होगा, फिर उसके बाद एक दूसरे से बातचीत कैसे करनी है,
ठीक है। फिर उसके बाद एक दूसरे के साथ बिहेव कैसे करना है, अगर आपके साथ रूडली बिहेव कोई कर रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन में आपको किस तरीके से उसका हैंडल करना है। ये सभी सेट ऑफ रूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एथिकल प्रिंसिपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथिकल प्रिंसिपल्स। एक ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कंपनी, जो ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है, डिसाइड करती है। फिर क्या आता है, एथिकल यूज ऑफ एआई टूल। सही बात है। आज अगर मैं बात करूं तो कई सारे एजुकेशनल टूल्स है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है जो कहीं ना कहीं डाटा प्रोटेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा सिक्योर रहना पसंद करती है। ठीक है, तो आज अगर मैं बात करूं, आज हम बहुत सारी चीजों के लिए क्या एआई सिस्टम्स यूज करते हैं, एआई टूल्स यूज क्या करते हैं। अब एथिकल यूज क्या बोला गया है कि जब कभी भी हम एआई टूल्स यूज कर रहे हैं या फिर एआई कंटेंट यूज कर रहे हैं तो लोग क्या करते हैं, लोग डायरेक्टली एआई टूल्स में से, जैसे चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी में कंटेंट का प्रॉम्प्ट दिया, उधर कॉपी करते, कॉपी करके इधर पेस्ट करते और सीधा सीधा उसका प्रिंट निकाल के सबमिट क्या कर देते। क्या ये एथिकल यूज होगा, नहीं, ये एथिकल यूज नहीं होता है। तो वही बोला गया है कि हमें जितने भी एआई टूल्स अगर हम यूज करें तो उनका एथिकल यूज करना चाहिए। अगर हम कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन उसको अपने अपने हिसाब से उसके क्या मॉडिफाई करना हमें आना चाहिए, क्या चीज उसमें जरूरी है, क्या चीजें हमें नहीं जरूरी है, उसको निकालना, क्या छाटना हमें आना चाहिए। समझ में आ गया। फिर क्या बोला गया है, प्लेगरिज्म और कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट। प्लेगरिज्म मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या बनाया, मैंने एक ड्राइंग बनाई या फिर मैंने एक ऐसे लिखा, क्या लिखा मैंने, एक ऐसे लिखा। अब मेरा एक दोस्त है रामू, ठीक है, रामू को भी कॉलेज में बोला गया सेम टॉपिक पे ऐसे लिख के लाने के लिए, लेकिन रामू ने क्या किया, रामू ने खुद से लिखा नहीं, रामू ने खुद से लिखा। उसने क्या किया, उसने मेरे बैग में से ये ऐसे वाली बुक निकाली और ऐसे वाली बुक निकालकर उसने क्या किया, सब कॉपी कर लिया, ठीक है, और जाके क्या कर दिया, सबमिट कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो रामू ने क्या किया, रामू ने क्या, ये ऐसे कॉपी करने से पहले या फिर ये ऐसे की कंटेंट यूज करने से पहले क्या उसके ओनर से परमिशन ली। ओनर कौन था इस ऐसे का, मैंने लिखा, तो ओनर कौन रहेगा, मैं रहूंगा। तो क्या इसने परमिशन ली, नहीं ली। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेगरिज्म बोलते हैं। देखो यही बोला गया है। और साथ ही साथ उसने क्या किया, जब ऐसे सबमिट किया तो उसने क्या अपने टीचर को बताया कि टीचर ये जो ऐसे है ये ओरिजिनल नहीं है, ये मैंने नहीं लिखा, ये मेरे दोस्त ने लिखा है। तो क्या उसने क्रेडिट दिया, नहीं, क्रेडिट भी नहीं दिया। तो इसी एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेगरिज्म। मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम क्या कहते हैं कि दूसरे किसी और के पर्सन के आइडियाज या फिर जो उसका काम होता है हम क्या करते हैं, हम उसको यूज करते हैं और उसको हम क्या प्रॉपरली क्रेडिट भी नहीं देते हैं। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेगरिज्म बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट मतलब क्या होता है, अब आपने देखा होगा कि मार्केट में कई सारे बुक्स होते हैं, कई सारे टेक्स्ट बुक्स होते हैं जहां पे आपको कंटेंट अवेलेबल हो जाता है, लेकिन जो पब्लिकेशन होती है, पब्लिकेशन क्या कहती है, उस पे कॉपीराइट क्या लेके रखती है, क्या लेके रखती है, कॉपीराइट क्या लेके रखती है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम फॉर एग्जांपल कि एक स्टूडेंट है, उसको क्या रिपोर्ट सबमिट करना था। अब उसने क्या, ये जो कॉपीराइट मटेरियल है जो पब्लिकेशन ने क्या किया, पब्लिश किया, अब स्टूडेंट ने क्या किया, इसमें से सारे कंटेंट उठाए एज इट इज और उसको क्या यूज किया और यूज करके अपने कॉलेज में रिपोर्ट क्या सबमिट कर दी। अब यहाँ पे देखो, क्या इसने कॉपीराइट का क्रेडिट दिया, नहीं दिया, ये मटेरियल कॉपीराइटेड था, सही बात है। तो अब जब कभी भी हम क्या कहते हैं, हम किसी भी इंसान का, किसी भी कोई भी जो इंसान होता है, जब क्या कॉपीराइटेड मटेरियल क्या करता है, यूज करता है, और जो उसका कॉपीराइट ओनर होता है उससे बिना परमिशन के क्या करता है, यूज करता है, तो उस वो क्या होता है, एक तरह का ऑफेंस होता है। ठीक है, किसके अगेंस्ट, जो कॉपीराइट होल्डर के अगेंस्ट वो क्या कर रहा है। तो इसी चीज को हम लोग क्या कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट बोलते हैं। प्लेगरिज्म मतलब क्या होता है, वो कॉपीराइट कंटेंट नहीं होता है, जब कभी भी हम किसी XYZ पर्सन के आइडियाज या फिर उसके काम को क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं बिना उसको क्रेडिट दिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेगरिज्म बोलते हैं। और कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम कॉपीराइटेड मटेरियल क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं बिना कॉपीराइट होल्डर के क्या परमिशन के, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट क्या बोलते हैं। इतना क्लियर है, आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर क्या बोला गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेगरिज्म एंड कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। अब डेफिनेशन तो मैंने ऑलरेडी समझा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे नेचर क्या है, ये क्या होता है, एक एथिकल वायलेशन होता है, सही बात है ना, कि हमारे अपने या हमारे एथिक्स में क्या कि हम दूसरे के काम को चुरा ले और उसको क्रेडिट भी ना दे, तो ये कहीं ना कहीं हम क्या करें, लोगों के एथिक्स को क्या करें, वॉयलेट करें। ये क्या होता है, लीगल वायलेशन होता है, सही बात है। अगर कोई भी चीज, कोई भी कंटेंट अगर कॉपीराइटेड है तो आपको उसको यूज करने के से पहले आपको क्या उसके ओनर से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप नहीं लेते तो आप लॉ तोड़ते हो। फिर क्या फोकस, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑथरशिप, सही बात है ना। आप क्या करो, आप मेरा ऐसे जाके लिख रहे हो तो टीचर को तो लगेगा कि आप ओनर हो,
लेकिन टीचर को कंफ्यूजन होगा कि आप ओनर हो, लेकिन ओनर कौन था असली में, तो इसको हम लोग क्या मिस इंटरप्रेट बोलते हैं। फिर उसके बाद ये क्या होता है, वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स ऑफ द कॉपीराइट होल्डर। ये कहीं ना क्या हो रहा है कि ये वायलेट कर रहा है क्या, कॉपीराइट रूल क्या बोलता है कि आप किसी कोई भी कॉपीराइटेड कंटेंट बिना कॉपीराइट होल्डर के परमिशन के यूज नहीं कर सकते। अगर यूज करें तो आप लीगली क्या कर रहे हो, लॉस को क्या तोड़ रहे हो, तो वही वायलेशन हो गया। फिर कॉन्सिक्वेंस, रेपुटेशन डैमेज, एकेडमिक पेनल्टीज और जॉब लॉस। जब हम कभी भी किसी और पर्सन की क्या करते हैं, आइडियाज को या फिर उनके चीजों को क्या उनके बिना परमिशन के या फिर उनको बिना क्रेडिट दिए यूज करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी इज्जत गवा सकते हैं हम, हमारी जॉब जा सकती है, या फिर हमें क्या कुछ पेनल्टीज पे करनी पड़ सकती है। लेकिन वहीं जब आप कॉपीराइटेड कंटेंट बिना परमिशन के यूज करते हो तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा, आपको कुछ फाइन भी पे करना पड़ सकता है, या फिर आगे आपके अगेंस्ट क्या कंप्लेंट भी किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है। डन, इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गए होंगे और समझ में आ गया। अब ये प्लेगरिज्म अप्लाई किस पे होता है, रिटर्न वर्क पे, आइडियाज पे और डिजाइन पे। लेकिन कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट किस पे अप्लाई होता है, म्यूजिक पे, बुक्स पे, मूवीज पे, सॉफ्टवेयर पे, इमेजेस पे, एक्सेट्रा पे क्या अप्लाई होता है। दोस्तों अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल पे जिसका नाम है डेवलपिंग बेसिक राइटिंग स्किल्स। अब इस मॉड्यूल में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज क्या दिया है, 7 C's ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एरा। और मैंने थोड़ी देर पहले आपका जो पहला मॉड्यूल मैंने अपलोड किया था तो वहां पे मैंने आपको 7C के बारे में बताया था, तो वही है, कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस आपको देखने चाहिए। कंप्लीटनेस, सी फॉर क्या आता है, कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस मतलब क्या, जब कभी भी आप कोई लेटर लिख रहे हो या फिर मेल लिख रहे हो तो आप हमेशा ये ध्यान रखना कि आप हमेशा जितने भी इंफॉर्मेशन हो गए वो कंप्लीट तरीके से वो क्या आपके लेटर में या फिर आपके ईमेल में क्या कंसिस्ट होनी चाहिए, उसमें से कोई भी इंपॉर्टेंट छूटना नहीं चाहिए। दूसरा क्या आता है, कंसाइजनेस। आप जब कभी भी कोई लेटर लिख रहे हो या फिर कोई ईमेल लिख रहे हो, ड्राफ्ट कर रहे हो, तो आप हमेशा ध्यान रखोगे कि जो लेटर होना चाहिए फिर मेल होना चाहिए वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, वो शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, और कोई भी आलतू फालतू की बातें वहां पे होनी नहीं चाहिए। तीसरा क्या आता है, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब जब कभी भी आप लेटर लिखते हो, लेटर में आपके पॉइंट जब लिख रहे हो तो आप ये आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो भी वर्ड यूज करो या फिर जो भी कंटेंट आप लिख रहे हो तो उसकी वजह से सामने वाले पे क्या असर पड़ सकता है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको क्या लिखना है। चौथा चीज क्या आता है, कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीटनेस मतलब क्या, आप जो भी बात करो, जो भी मुद्दों के बारे में बात करो या फिर जो भी टॉपिक है आपका, वो हमेशा क्या होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए, वो सही होना चाहिए आपके एंड पे। ठीक है, क्लैरिटी। हमेशा जो भी लेटर लिख रहे हो वो सिंपल होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए कि सामने वाला जब पढ़े तो उसको इजीली समझ में आएगा और किसी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट होना नहीं चाहिए। छठी चीज जो होनी चाहिए वो होती है कर्टसी। कर्टसी मतलब आपको हमेशा लेटर्स में पोलाइट होना चाहिए और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए अपने टोन को लेकर। फिर सातवां क्या आता है, करेक्टनेस। करेक्टनेस का मतलब क्या होता है, आप जब भी लेटर लिख रहे हो तो आपके जो ग्रामर वाला पार्ट होता है, स्पेलिंग वाला पार्ट होता है, जो फैक्ट होनी चाहिए वो हमेशा करेक्ट होनी चाहिए, इसमें कोई भी किसी भी तरह की गलती होनी नहीं चाहिए। फिर अब यहाँ पे अब मैं आता हूँ ईमेल राइटिंग पे आता हूँ। अब ईमेल राइटिंग ऑलरेडी आपने की हुई है। ठीक है, अब ईमेल का फॉर्मेट क्या, ईमेल का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से आता है। सबसे पहली चीज क्या आता है, फ्रॉम आता है। फ्रॉम मतलब कौन होता है, जिसका जहां से भी क्या मेल भेजा जाता है वहां का मेल आईडी। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मैं वहां पे भेज रहा हूँ abc@gmail.com। ठीक है, फिर टू टू मतलब क्या होता है, सामने वाला का ईमेल आईडी जिसको आप मेल भेज रहे हो। जैसे मैं XYZ लिख देता हूँ यहाँ पे xyz@gmail.com। अब सीसी मतलब क्या होता है, बीसीसी मतलब क्या होता है, अब ये ध्यान देना। सीसी मतलब क्या होता है, कार्बन कॉपी होता है। क्या होता है, कार्बन कॉपी होता है। इसमें क्या होता है कि आप जो मेल भेज रहे हो आप चाहते हो कि इसकी एक कॉपी जो है मेल की वो मेरे सीनियर को भी जानी चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप अपने सीनियर का जो ईमेल आईडी होगा वो इस सीसी में क्या डाल दोगे। बीसीसी में भी क्या होता है, बीसीसी में सेम फंक्शन करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी बोलते हैं, जो सेम फंक्शन करते हैं। लेकिन बस फर्क क्या है कि जब आप कार्बन कॉपी में किसी की ईमेल आईडी डालते हो तो जो रिसीवर होता है उसको पता चल जाता है कि भैया आपने उसके अलावा और किस किस को मेल क्या भेजा हुआ है। लेकिन जब आप बीसीसी में ब्लाइंड कार्बन कॉपी में किसी की अगर ईमेल आईडी डालते हो तो रिसीवर को किसी भी तरह का आइडिया नहीं पड़ेगा कि इस मेल की एक कॉपी मेरे अलावा किस और पर्सन को भी क्या गई है। डन। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट अगर मैं बात करूं तो जब कभी भी आप कोई मेल डाल रहे हो तो उस मेल डालने का मेन मोटिव क्या है, किस सब्जेक्ट पे या फिर किस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप बात करने वाले हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आप कंप्लेंट प्रोडक्ट करने वाले हो तो आप लिखोगे कंप्लेंट फॉर प्रोडक्ट, आप ये लिखोगे। समझ में आ गया। डेट, जिस भी दिन का आपका ये है मेल है वो आप डेट क्या लिख सकते हो। अब
आता है, आप एक लाइन छोड़ोगे, लाइन छोड़िए क्या आता है, डियर सर आता है, डियर सर लिखना है, डियर सर लिखो, रिस्पेक्टेड सर लिखना है, रिस्पेक्टेड सर लिखो, कोई इशू नहीं है। अब आता है बॉडी की बारी। अब बॉडी में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं बॉडी में करना क्या होता है। हमेशा मैं बोलता हूँ कि आपको क्या करना है, आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। पहला आता है इंट्रोडक्शन, दूसरा क्या आता है बॉडी, तीसरा आता है कंक्लूजन। आप कोई भी राइटिंग स्किल लिख रहे होगे, ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन मतलब क्या, आप मेल लिख रहे हो तो आपका इंट्रोडक्शन नहीं, आपका इंट्रोडक्शन नहीं आएगा। आप जिस मुद्दे पे लिख रहे हो, जिस टॉपिक पे लिख रहे हो, वो उसका इंट्रोडक्शन आएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कंप्लेन कर रहे हो प्रोडक्ट का, तो आप लिखोगे आई हैव मेल यू दिस ईमेल टू कंप्लेन रिगार्डिंग दिस सो एंड सो प्रोडक्ट, या फिर टू टॉक अबाउट दिस सो एंड सो डिफेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ये लिखने के बाद अब जो बॉडी है, बॉडी में आप क्लियरली डिफाइन करोगे कि एक्चुअली में डिफेक्ट क्या है, डिफेक्ट क्या है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या हो रहे हैं, उसकी वजह से आपको क्या क्या इश्यू फेस करने पड़े, ये सारी चीज आपकी बॉडी में आएगी। कंक्लूजन में क्या लिखोगे, कोई सजेशन या फिर कोई रिक्वेस्ट होगा तो वो कंक्लूजन वाले पार्ट में जाएगा, समझ में आएगा। लास्ट में यहाँ पे थैंकिंग यू लिखोगे, और फिर क्या आएगा, वार्म रिगार्ड्स। अब जो भी सेंडर होगा उस सेंडर का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा यहाँ पे, समझ आया। जैसे नीलिमा होगी तो नीलिमा आ जाएगा, शालिनी होगी तो शालिनी हो जाएगा, कार्तिक होगा तो कार्तिक आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये है ईमेल। अब लेटर राइटिंग की अगर मैं बात करूं तो अब लेटर राइटिंग को लेकर बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज है कि लेटर राइटिंग लिखे क्योंकि कुछ बुक में जो दिया गया है वो आपका कैसा दिया गया है कि आपका जो सेंटर का जो ईमेल एड्रेस है, सॉरी ये जो एड्रेस है वो बीच में दिया गया है, कुछ मैं क्या ऐसा दिया, तो हमें फॉलो कौन सा करना चाहिए। देखो ये जो पैटर्न मैं बता रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड पेपर स्टैंडर्ड लेटर फॉर्म में बता रहा हूँ आपको, फुल ब्लॉक वाला लेटर है। ठीक है, तो मैं ये स्टैंडर्ड पैटर्न बता रहा हूँ। अब आपको फॉलो कौन सा करना है, आपके कॉलेज में जो भी सिखा रहेगा आप वो फॉलो कर सकते हो, लेकिन जो स्टैंडर्ड फुल ब्लॉक्ड वाला जो पैटर्न होता है इंग्लिश का लेटर राइटिंग का, वो ये होता है जो मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा हूँ। समझ में आ गया। अभी आपका बुक का पेज है, ठीक है, ये आपके बुक का पेज है। अब बुक के पेज में आपको कैसे कैसे जाना है ये चीजें मैं आपको बताऊँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लिखा, ठीक है, ये आपकी बुक का पेज है, तो मार्जिन में बना देता हूँ। ठीक है, अब एड्रेस लिखना क्या, अब एड्रेस लिखना कैसे, ये जो मार्जिन दिख रही है इस मार्जिन से आपको एड्रेस लिखना क्या चालू करना है। सबसे पहले क्या है, कंपनी का नाम देगा या फिर आपका नाम रहेगा वो आप लिखोगे। ठीक है, फिर आप एड्रेस लिखना चालू करोगे, एड्रेस आपके 2 लाइन में खत्म हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद जब मैं बात करूँ अब तारीख लिखोगे, तारीख कैसे लिखोगे, जैसे आज क्या है, जनवरी, कौन सा तारीख है, 5 तारीख है, तो यहाँ पे 05 कॉमा 2022, समझ में आ गया। अगर 25 है तो 25 लिख देंगे, समझ। तो ये फॉर्मेट में पहले मंथ लिख दो, डेट लिख दो, फिर ईयर लिख दो, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको लिखना है। फिर आपको क्या करनी है, आपको एक लाइन छोड़नी है। ठीक है, अब सामने जिस पर्सन को भी क्या मिल रहा है, ये लेटर मिलने वाला, उसका नाम लिख दो, जैसे मैंने दीपक लिखा है, फिर उसके बाद उनका एड्रेस आ जाएगा। फिर आपको एक लाइन वापस छोड़ना है, फिर आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट क्या, किस टॉपिक पे आप क्या बात करना चाहो। अब एक चीज ध्यान रखना, सब्जेक्ट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 2-2 लाइन का लिख देते, 3 दिन। मैं आपको सजेस्ट करूंगा सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो आपको एक ही लाइन में क्या आ जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 वर्ड का होना चाहिए, उससे ज्यादा वर्ड आपका सब्जेक्ट छोड़ना ही नहीं चाहिए। अब खुदा ना खास्ता अगर आ भी जाता है तो कैसे अटेंड कर। अब इसमें भी लोग गलती क्या करते हैं, अब सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो लोग गलती क्या करेंगे, ऐसा लिखा, ये लिखा, फिर वापस जब खत्म हो जाता है तो यहाँ से लिखना चालू, ये गलती होती है आपकी। अगर आपका सेकंड लाइन में जा रहा है तो आप क्या करो, आप यहाँ से मत स्टार्ट करो, आप यहाँ से स्टार्ट करो, समझ, जिससे दिखने में आपका लिटरेचर बहुत अच्छा दिखेगा। इतनी चीजें क्लियर होगी। फिर आप एक लाइन लीव करोगे, रिस्पेक्टेड सर आएगा, ठीक है, रिस्पेक्टेड कॉमा। अब ये बॉडी लिखनी, बॉडी अगेन में बात करूंगा, इंट्रोडक्शन, बॉडी, फिर क्या आता है, कंक्लूजन होता है। इसी तरीके से आपको क्या लिखना रहेगा। अब इसमें क्या क्या लिखना, ऑलरेडी मैंने मेल में बताया हुआ, वही सेम तरीके से। फिर आपको एक लास्ट में थैंकिंग यू लिखना है, फिर क्या लिखना, लाइन लिख करोगे, योर्स फेथफुली, जो भी नाम रहेगा तो वो नाम आपको क्या लिख देना है। इतनी चीजें क्लियर हो गई, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको लेटर राइटिंग क्या करना रहेगा, अटेम्प्ट क्या करना रहेगा, समझ में आ गया। मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ गई होंगी और बहुत भली बात अच्छी तरीके से। ठीक है, अब चलो आगे बात करते। अब एक चीज होता है टेक्निकल डिस्क्रिप्शन और प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। मतलब क्या होता है, जब कभी भी क्या लिखा, दिस एक्सप्लेन व्हाट समथिंग इज एंड हाउ इट लुक्स।
टेक्निकल डिस्क्रिप्शन मतलब ये हमें ये बताता है किसी भी चीज की टेक्निकल डिस्क्रिप्शन की, तो ये बताता है कि कोई जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट दिखता कैसे, ठीक है, ठीक है, वो प्रोडक्ट दिखता कैसा और कैसा है उस चीज के बारे में बताता है, उसको हम टेक्निकल डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है, उसके टूल के बारे में, उसके सिस्टम के बारे में क्या बात करता है, वो प्रोडक्ट ऊपर से लेकर पूरी तरीके से नीचे के आप ऊपर से लेकर नीचे तक क्या पूरा अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता है, उसकी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन में जहाँ पे उसके वेट के बारे में बात करेगा, उसके फीचर्स के बारे में बात करेगा, क्या परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करेगा, ये प्रोडक्ट है तो है किसके लिए है इसके बारे में बात करेगा। 2 मिनट मेरा माइक शेयर करिए। हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट किसके लिए है ये इसके बारे में बात करेगा, समझ में आ गया। तो इस तरीके से इसको हम लोग टेक्निकल डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन क्या होता है, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन की जब मैं बात करता हूं तो बेसिकली हमें यह बताता है कि अगर कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है, उसके बारे में जो हमें बताता है उसको हम लोग प्रोसेस डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। अब एग्जाम में आपको टेक्निकल डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आ सकता है, तो आप कैसे लिखोगे, देखो सबसे पहली चीज आप क्या लिखोगे, आप डिफाइन करोगे कि प्रोडक्ट है क्या, ये बताओगे, ठीक है, प्रोडक्ट किसके लिए यूज किया जाता है ये बताओगे, फिर उसके बाद क्या बताओगे, उसका ओवरव्यू बताओगे, उसके कंपोनेंट्स के बारे में बताओगे कि वो ऊपर से क्या दिखता है, उस साइड में क्या है उसके, ठीक है, कितने बटन है, ये चीज आप बताओगे, फिर इसके कलर के बारे में भी आप बताओगे, समझ में आ गया। फिर कलर के बारे में बताने का अब उसके क्या बताओगे, फीचर्स के बारे में बताओगे कि फीचर्स क्या क्या है, फिर उसके बाद ये वर्क कैसे करता है इसके बारे में बताओगे। तो इस तरीके से आपको टेक्निकल डिस्क्रिप्शन लिखना रहता है। अब सर क्या यहाँ टेबल में लिखना होता है, किसमें, देखो आप टेबल बना के भी लिख सकते हो इसको कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे डिफाइन लिख दो, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख दो, यहाँ पे अगर मैं बात करूं बाकी चीजें लिख दो, तो ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, चीजों को लिख सकते हो। फिर ये हमारा एक मॉडल कंप्लीट हो गया। फिर आते हैं डेवलपिंग बेसिक रीडिंग स्किल्स। अब डेवलपिंग बेसिक रीडिंग स्किल्स क्या होता है, चलो वो देख लेते हो थोड़ा सा। पहला आता है प्रीफिक्स और सफिक्स। अब देखो यहाँ पे कोई वर्ड दिया है, जैसे अगर मैं बात करूं आपका एक्टिव दिया है, ठीक है, ये क्या होता है, ये आपका रूट वर्ड होता है, मतलब वर्ड का ओरिजिनल फॉर्म। अब ये वर्ड है ये एक्टिव, अब इस एक्टिव वर्ड के आगे अगर मैं लगा दूं इन लगा दूं तो ये क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, सही बात है। जब कभी भी कोई भी वर्ड के पहले अगर कोई लेटर या फिर कोई वर्ड लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिक्स प्रीफिक्स बोलते हैं। अब यही एक्टिव के आगे अगर मैं हटा के ई हटा के एक्टिविटी कर दूं तो अब यहाँ पे क्या हुआ, रूट वर्ड के जब पीछे जब आगे क्या लगा कोई वर्ड लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, जब कभी प्रीफिक्स लगता है तो वर्ड का मीनिंग चेंज होता है। जब भी किसी भी वर्ड में सफिक्स ऐड होता है तो उसका क्या चेंज होता है, उसका फॉर्म चेंज होता है। जैसे वो वर्ब में होगा तो नाउन फॉर्म बन जाएगा या फिर एडजेक्टिव फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से उनके क्या फॉर्म्स क्या चेंज होते हैं सफिक्स। अब क्या था कलोकेशंस। कलोकेशंस क्या होता है, जब कभी भी दो अलग अलग वर्ड्स को एक साथ बोला जाता है और वो सुनने में अच्छे लगते हैं और बोलने में अच्छा लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलोकेशंस क्या बोलते हैं। जैसे क्या बोला है, मेक कलोकेशंस, मेक अ डिफरेंस, ये कोई वर्ड नहीं है, ये एक साथ बोले यार अच्छा लग रहा है सुनो, मेक अ डिफरेंस क्या, कुछ अलग करना। फिर क्या बोला, मेक अ मेस, खराब करना। फिर क्या बोला है, टेक अ ब्रेक, क्या थोड़ा सा आराम कर लेना। तो ये क्या दो अलग अलग वर्ड है जो जन्म जन्म से क्या बोलते आ रहे, एक साथ बोलते आ रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलोकेशंस बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से कलोकेशंस क्लियर हो गया। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या होते हैं, जब मैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात करता हूं, सिनोनिम्स क्या होते हैं, सिनोनिम्स बेसिकली आपके सिमिलर वर्ड्स होते हैं, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं। जहाँ पे ऐसे दो वर्ड जिनके जो मीनिंग्स होते हैं सिमिलर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स बोलते हैं। एंटोनिम्स क्या होते हैं, एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो एंटोनिम्स बेसिकली आपके अपोजिट वर्ड्स होते हैं, जो एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपोजिट वर्ड्स बोलते हैं। समझ में आ गया, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्लियर हो गया सबको। अब क्या बोला, टेक्निक्स टू इंप्रूव रीडिंग। अब ऐसी कौन सी टेक्निक है जो हमें अपनानी चाहिए जिससे हमारी जो रीडिंग है वो थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आती है इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है, जब कभी भी हम क्या करते हैं, हम पूरा बुक एक साथ नहीं पढ़ते, हम क्या करते हैं किसी भी पर्टिकुलर बुक का हम छोटा छोटा पार्ट पढ़ते हैं, क्या छोटा छोटा पार्ट करते हैं और डिटेल में क्या उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उसको हम लोग इंटेंसिव रीडिंग बोलते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग मतलब क्या होता है, जब हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं क्या एक मजे के लिए या फिर जनरल नॉलेज के लिए, तो उसको हम लोग एक्सटेंसिव रीडिंग बोलते हैं।
स्किमिंग मतलब क्या होता है, कोई भी बुक दिया है उसको हम लोग एक क्विक रीड लगा लेते हैं, फटाफट पढ़ लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें मेन आइडिया क्या उसके बारे में पता चल सके, उसको हम लोग स्किमिंग बोलेंगे। और फिर उसके बाद स्कैनिंग क्या होता है, स्कैनिंग अगर मैं बात करूं, जब हम क्या करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन, उसको ऐसा ऐसा पलक झपकाते हो, ऐसा ऐसा फटाफट से क्या देख लेते हैं, ताकि हमें कोई पर्टिकुलर वर्ड या फिर पर्टिकुलर कोई चीज हम ढूंढ वो मिल जाए, तो उसको हम लोग स्कैनिंग बोलते हैं। फिर क्या आता है, SQ5R मेथड आता है। क्या आता है, SQ5R। अभी SQ5R मेथड में क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या आता है, सर्वे आता है। सर्वे मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम रीड करते हैं तो हम फटाफट से क्या हेडिंग, टाइटल और समरी क्या कर लेते हैं, चेकआउट कर लेते हैं, ऊपर ऊपर से देख लेते हैं कि हेडिंग क्या, इसकी टाइटल क्या, समरी क्या, तो उसको हम लोग सर्वे बोलते हैं। क्वेश्चन मतलब क्या है कि अब ये जो पूरा टेक्स्ट, इस टेक्स्ट में से जब हम क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें पढ़ना क्या चाहिए, क्या हमें हेडिंग से पढ़नी चाहिए कि टाइटल पढ़ना चाहिए कि अंदर की समरी पढ़नी चाहिए, तो उसको हम लोग क्या क्वेश्चन बोलेंगे। रीड क्या होता है, रीड में हम क्या करते हैं, हम पूरा जो टेक्स्ट होता है उसको बहुत अच्छे तरीके से रीड मार लेते हैं। रिकॉर्ड मतलब क्या होता है, जब कब हम रीड मारते हैं तो उसमें जो भी जो हमें इंपॉर्टेंट लगता है उसको मार्क करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का नोट लिख लेते हैं। रिकॉल मतलब क्या, जो भी चीज हमने पढ़ी उसको हम एक ध्यान में रखने की कोशिश करते हैं, उसको बार बार याद करने की कोशिश को रिकॉल बोलेंगे। रिव्यू मतलब क्या, जो भी नोट्स हमने लिखे थे क्या वो सही है कि गलत है, उसको एक बार रिव्यू करते हैं, उसको रिव्यू आ जाएगा। रिवाइज मतलब क्या है, आप जब चेक करते हो कि हाँ भाई देखो जितना भी टेक्स्ट है उसमें से सब कुछ मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवाइज बोलते हैं। समराइजिंग टेक्स्ट टू GO यानी ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, या फिर आपका वाइस वर्सा यानी उल्टा, मतलब आपको टेक्सचर दिया रहेगा और आपको उसको डायग्राम के फॉर्म में, जैसे सबसे पहली चीज क्या दिया हुआ है, रेडियल डायग्राम, सेंट्रल आइडिया विद ब्रांचेस शोइंग रिलेटेड पॉइंट्स। जैसे आपने देखा होगा कि फ्लो चार्ट्स होते हैं, ये ऐसा यहाँ पे जैसे मैंगो लिख, अभी जैसे मैंने फूड लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने फूड लिख दिया। अब क्या किया जाता है, यहाँ पे फूड बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, वेज हो गया, नॉन वेज हो गया, और नॉन वेज में अलग अलग फूड्स आ जाएंगे, ठीक है, इस तरह का डायग्राम आपने देखा होगा, वेज में अलग अलग फूड्स आ जाएंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल डायग्राम बोलते हैं। फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट अगर मैं बात करूं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बोला रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आपको स्कूल जाना है, तो स्कूल जाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, ठीक है, फिर उसके बाद आपको रेडी होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, फिर बस के लिए बाहर रुकना पड़ेगा, फिर बस वाले आएंगे तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है, फिर आपको वेट करना पड़ेगा 30 मिनट्स, फिर कॉलेज आएगा तो फिर आप जाके क्या कॉलेज क्या पहुंचते। तो यहाँ पे आपने इस तरह का भी क्या डायग्राम दिखा होगा, तो इसको हम लोग फ्लो चार्ट बोलते हैं। ट्री डायग्राम मतलब क्या होता है, हायरार्की होती है। क्या होती है, हायरार्की। आपने देखा होगा कि टेंसेस है, टेंसेस 3 टाइप के होते हैं, 1 2 3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट के टेंस के भी 4 फॉर्म, 1 2 3 4 आता है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये देखो एक हायरार्की आ रही है, जहां ऊपर से चालू हो रहा है, फिर उसके 3 टाइप्स बता रहे, इन 3 टाइप्स के फिर अलग अलग टाइप्स बता रहे, तो उसको हम लोग हायरार्की बोलते हैं। फिर क्या आता है, साइक्लिक डायग्राम आता है। फुट वेब का डायग्राम देखा होगा आपने कि जैसे यहाँ पे ऐसे करके दिखाया जाता है, फिर ऐसा कुछ दिया रहता है, फिर ऐसे करके दिखाया, यहाँ पे कुछ दिया रहेगा, फिर ऐसे कुछ दिखाया जाता है, फिर यहाँ पे कुछ दिया रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक डायग्राम बोलते हैं। फिर क्या आता है, टाइमलाइन। आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो हिस्ट्री में कैसा ऐसी एक लाइन ड्रॉ करी जाती है कि अब बता दिया 1700 ऐसा लिख दिया जाएगा, 1700 में क्या होता है उसकी एक इमेज लगा देगी, कि 1710 में क्या हुआ था उसकी एक इमेज लगा दी जाएगी, फिर उसके बाद 1810 में क्या हुआ था उसकी एक इमेज लगा दी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्ट्री टाइमलाइन बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या बोला, पिरामिड। आपने देखा होगा, मैंने कल जब मैं पढ़ा रहा था कम्युनिकेशन, तो वहां पे भी पिरामिड, इसको पिरामिड बोलते हैं, जहां पे एक ट्राइंगल को क्या अलग अलग लेवल पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, इसको हम लोग पिरामिड बोलेंगे। फिर उसके बाद वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आपने देखा होगा, जब कभी भी हमें कंपैरिजन दिखाना होता है, तो क्या करता है, दो सर्कल को ऐसे बना के हमें क्या कंपैरिजन दिखाया, इसको हम लोग वेन डायग्राम बोलते हैं। फिर क्या आता है, मैट्रिक्स आता है। मैट्रिक्स में क्या होता है कि जब कभी भी कोई भी जो इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, वो टेबल के फॉर्म में, ठीक है, वो टेबल के फॉर्म में रो और कॉलम में क्या दिया रहता है, तो उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर क्या आता है, समरी राइटिंग। अब समरी राइटिंग में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे हमारे, वो हम पहले मैं बता दूं। तो समरी राइटिंग अब तक आप 12th में भी लिखते आ रहे थे, तो लोगों का मानना क्या था, समरी राइटिंग लिखते टाइम वो जो टेक्स्ट दिया था उसके सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, खुद की भाषा में लिखना है, ठीक है, जो भी आपको समझा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, जब कभी भी लिख रहे हो तो आप क्या करो, जो पैसेज दिया रहेगा उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। एक इंट्रोडक्शन, ठीक है, बॉडी, फिर उसके बाद कंक्लूजन। अब इंट्रोडक्शन पूरा रीड कर लो, उसको शॉर्ट में लिखने की कोशिश करो। बॉडी पूरा रीड मान लो, उसको शॉर्ट में लिखने की कोशिश करो। कंक्लूजन रीड मान लो, उसको फिर शॉर्ट में लिखना शुरू करो। तो इस तरीके से समरी राइटिंग क्या लिखी जाती है। समरी राइटिंग लिखते टाइम ये चीज का ध्यान रखना।
फिर ये मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप एक बार रीड मार लेना, बस आपका चीज हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो मॉड्यूल है मैंने कवर कर दिया। अब एक यहाँ पे चीज आती है कि अब इसमें ग्रामर वाला पार्ट आता है। तो आपको जैसे ये है क्या होता है आर्टिकल्स, तो आर्टिकल्स के लिए मैं वीडियो की लिंक एक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो आप चेकआउट कर लेना, आपकी चीजें वहां पे कंप्लीट हो जाएंगी। समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से यहाँ पे चीजें की पूरी क्लियर हो गई और समझ में आ गई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस आपके लिए हम लेकर आ सके दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।